नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द प्रतीक आईएएस एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सुप्रीम कोर्ट में जो 52 क्वेश्चंस रह गए थे, कितने 52 क्वेश्चन अराउंड रह गए थे, उसको हम इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट may be declared unconstitutional by the Supreme Court of India if it तब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो आप देखिए, आप सारे ऑप्शन देखिएगा। स्टेबलाइज the federal system in place of existing tier सेटअप। अभी पता है आपको क्या है? 3 टियर पंचायती राज सिस्टम में क्या है? तीन तीन स्टेज है, स्टेज है ना। एक विलेज पंचायत, एक ब्लॉक, ठीक है, और एक जिला पंचायत। तो ये तो गलत है। रिमूव फंडामेंटल रिमूव राइट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ फ्रॉम पार्ट 3 एंड प्लेस इट एल्सवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो राइट की इक्वालिटी है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, 14 से 18 तक है। अगर इस राइट क्वालिटी को वहां से हटा के पार्ट, कौन से पार्ट में? पार्ट 3 में। अगर यहां से कॉन्स्टिट्यूशन से हटा के इसको किसी दूसरे पार्ट में प्लेस किया जाएगा तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। With reference to question, with reference to the Constitution of India, prohibition or limitation of provisions contained in ordinary law cannot act as prohibitions or limitation on the constitutional power under Article 142. It could mean which one of the following? The Supreme Court of India is not constituted in the exercise of its power by law made by Parliament. तो जो सुप्रीम कोर्ट है उससे स्टेबलाइज हुआ है, ये तो नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। ठीक है, अगला ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, in India power of judicial review is enjoyed by, judicial review की पावर कौन एंजॉय करता है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Who is the custodian of the constitution? तो custodian of the constitution कौन है? सुप्रीम कोर्ट। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। क्यों ऐसा कहा गया कि कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है? उसका कारण क्या है? उसका बेटा ये कारण है कि हमारे जो लॉज हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, अगर पार्लियामेंट कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना भी देता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये 58 में भी कस्टोडियन पूछा गया तो सुप्रीम कोर्ट होगा। Judicial review in Indian Constitution is based on procedure stabilized by law. Procedure stabilized by law. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, who had last authority to exercise the Constitution? Last authority, Supreme Court. Which of the following is the custodian of the Constitution? आपको पता है सुप्रीम कोर्ट है। गार्डियनशिप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस सुप्रीम कोर्ट।
ठीक है, हु सेड जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट बिकम जुडिशियल एडवेंचर। कौन कहेगा ये, कौन किसने कहा? ये बेटा जस्टिस ए एस अंसारी, अंसारी ने कहा है, जस्टिस ए एस आनंद, अंसारी नहीं आनंद, जस्टिस ए एस आनंद ने कहा। The power of power to enlarge the jurisdiction of the Supreme Court of India with respect to any matter included in Indian list of legislative power rest way। तो किसके पास रहेगी? मतलब एक बार फिर द पावर टू enlarge jurisdiction of Supreme Court। जो सुप्रीम कोर्ट का jurisdiction है उसको बढ़ाना है, enlarge करना है, तो ऑब्वियसली ये काम एक कोई एक पर्सन तो करेगा, प्रेसिडेंट तो कर नहीं सकता, ना ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कर सकते हैं। ये पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बढ़ाने की ये पावर है पार्लियामेंट। किसके पास? पार्लियामेंट के पास। अगला क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन का 61। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है एक्सेसिव एक्सक्लूसिव jurisdiction regarding constitutional validity of central law। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉ, बस यहीं से गलत हो जाता है। एक्सक्लूसिव जो वर्ड है ना ये गलत है, यहाँ एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपने देख लिया है, तो आर इज करेक्ट। तो असर्शन जो है वो गलत है, ए गलत है, और जो उसका रीजन है वो सही है, आर इज ट्रू। ऑप्शन डी इज करेक्ट। By whom the jurisdiction of Supreme Court of India is enlarged, can be enlarged। तो अभी आपने देखा पार्लियामेंट जो है jurisdiction को लॉ बनाकर बढ़ा सकती है, किसके? सुप्रीम कोर्ट के jurisdiction को। Who has right to seek advisory opinion of the Supreme Court on any question of law। तो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से कौन मांग सकता है? प्रेसिडेंट। कौन मांग सकता है? प्रेसिडेंट। Under which article the President of India refers to the Supreme Court regarding the process of appointment and transfer of the judge in the Supreme Court and High Court। तो देखो अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर का जो आर्टिकल है 143 सब क्लॉज ए, 143 सब क्लॉज 1 नॉट ए, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर कई सारे स्टेटमेंट दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज करेक्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है उसके बारे में क्या सही है? इट इज बाइंडिंग, वर्ड देखिए, इट इज बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू गिव इट्स ओपिनियन ऑन एनी मैटर रिफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट। अब हम आपसे आपका ओपिनियन मांग रहे हैं, ठीक है, अब ये आप तय करेंगे कि आप हमें ओपिनियन देना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो ये बाइंडिंग तो नहीं हुआ कि नहीं नहीं आपको ओपिनियन हमें देना ही है, हम पूछ रहे हैं तो आपको ओपिनियन देना है, ऐसा बाइंडिंग कुछ भी नहीं है इस केस में भी। The full bench of Supreme Court here any reference made to it under its power of advisory jurisdiction। आगे देखते हैं, the opinion given by Supreme Court on a reference under advisory jurisdiction is not binding on the government। अब देखो हमने एडवाइस पूछी आपसे, आपने हमको एडवाइस दे दी थी, अब वो डिपेंड करेगा हम पे, मेरे पे, कि भाई मैं आपकी एडवाइस को एक्सेप्ट करता हूं या नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया आपने हमने एडवाइस पूछी आपने दी तो वो हमारे ऊपर बाइंडिंग हो गई कि नहीं नहीं ये एडवाइस में माननी ही पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
Not more than one reference at a time can be made to the Supreme Court under its power of advisory jurisdiction. सर ये भी सही है। देखो पहला गलत था और तीसरा गलत है, तो जिसमें तीसरा है उसको हटाओ, जिसमें पहला है वो हटाओ। आंसर डी इज करेक्ट। The Supreme Court of India tenders advice to the President on matters of law or fact. कब यह प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कब दे सकता है? जब प्रेसिडेंट एडवाइस मांगेगा, इफ ही सीक्स सच एडवाइस, जब प्रेसिडेंट एडवाइस मांगेगा। अब एडवाइस मांग ही नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट जबरदस्ती चला गया, भैया हमारी एडवाइस ले लो, हमारी एडवाइस ले लो, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट एडवाइस मांगेगा तभी एडवाइस, जब प्रेसिडेंट एडवाइस मांगेगा तभी सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना है। अब वो डिपेंड करता है उसमें कि वो एडवाइस देना चाहते हैं या नहीं। हु हैज राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की। With reference to the Constitution of India, consider the following statement. No high court shall have had the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. क्या ये सही है? हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई पावर नहीं है जो जिससे सेंट्रल लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सके, ऐसा नहीं हाई कोर्ट कर सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है। एंड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड into question by Supreme Court of India. क्या अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता? अभी आपने एक क्वेश्चन में देखा था जो फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी है, उसको पार्ट 3 से निकाल के किसी दूसरे पार्ट में डालेंगे तो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा ना। तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट तो उसको भाई क्वेश्चन कर ही सकता है। तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द एडवाइजरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया implies that it may आंसर देखिए, एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन इश्यू ऑफ लॉ और fact which are public importance, जो पब्लिक के इंपॉर्टेंस के मैटर है तो वे एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को। अगला क्वेश्चन, सेवेंटी वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेक्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट और इट्स इनिशिएटिव और एनी मैटर ऑफ लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट। भैया अब सुप्रीम कोर्ट जाके खुद से तो नहीं बोलेगा कि भैया हमारी एडवाइस दे दो इस मैटर, ये गलत है। इफ ही सीक्स सच एडवाइस, ये सही है। जब सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगी जाएगी तभी वो एडवाइस देगा। ओनली इफ द मैटर इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जहां पर ओनली लग जाता है ना, वो बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट स्टेटमेंट हो जाता है, उसके चांसेस गलत होने के 95% होते हैं। तो अगर आपको एलिमिनेशन मेथड से नहीं लग रहा है, ओनली वर्ड आपको कहीं दिख जाता है, तो आप उसको एक बार रिस्क ले सकते हैं कि ये गलत होगा। ठीक है, रिस्क है, हो सकता है वो सही भी हो, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा जब वो क्वेश्चन आपके नहीं हो रहे हैं इस तक। To become the judge of Supreme Court, a person must be advocate of High Court for at least how many years? अगर सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है तो हाई कोर्ट में कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए एडवोकेट? तो वो होना चाहिए 10 ईयर। कितने ईयर का? 10 ईयर।
under which article of Indian Constitution did the President make a request to Supreme Court to seek the court's opinion on constitutional validity of Election Commission decision on deferring the Gujarat Assembly election in 2002? Article 143. Article 143. अगला क्वेश्चन, who among the following recently appointed as Supreme Court judge, not earlier a High Court judge? मतलब जो कभी हाई कोर्ट के जज नहीं रहे, सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही अपॉइंट किए गए हैं। जस्टिस एल नागेश्वर राव। जस्टिस एल नागेश्वर राव ऐसे हैं जो हाई कोर्ट में कभी जज नहीं रहे, सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही उनका अपॉइंटमेंट हुआ। ऐसा कैसे वो होगा? वो इसलिए बेटा क्योंकि उन्होंने 1 ईयर तक हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस की हुई होगी। किसी भी हाई कोर्ट में जज नहीं रहे होंगे, एज ए एडवोकेट वो रहे होंगे। Which of the following article of the Constitution of India has been declared by Supreme Court as inviolate basic structure of the Constitution? देखो बेसिक स्ट्रक्चर जो है कहीं डिफाइन नहीं है, ठीक है। वो जो सुप्रीम कोर्ट है अपने खुद से इंटरप्रेट करता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है या नहीं। कोई लॉ अगर पार्लियामेंट बनाती है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा या नहीं करेगा, तो उसमें आर्टिकल 32 आएगा, ठीक है। 226 एंड 227 इसका कोई काम नहीं, 245 का कोई काम नहीं है। और बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं है, लेकिन ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये आया था बेटा केशवानंद भारती केस 1973, ठीक है। अगला क्वेश्चन, under which article of Constitution of India Supreme Court safeguard fundamental right to citizen? कितने? आर्टिकल 32। इसका ऑप्शन ऊपर दिया होगा, आर्टिकल 32। If 77 I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, uphold the sovereignty and integrity of India, perform the duty of my office, uphold the Constitution and law। ये जो पूरा दिया है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा बेटा कोड एंड कोड में ये क्या है, एक ओथ से लिया गया है। किसकी ओथ है वो? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। किसकी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ लेते हैं ना अपने ऑफिस की, तो ये वर्ड वो बोलते हैं। Under which article Supreme Court recently declared migrant determined by Tribunal Act 1983 as unconstitutional for violation of security of center? Article 385. Which of the following cases come under the jurisdiction of High Court and Supreme Court? High Court और Supreme Court के jurisdiction में कौन से केस आएंगे? आपको पता है अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। लोअर कोर्ट में जाने की आपको जरूरत नहीं होती है। आप जा सकते हैं लोअर कोर्ट, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन होता है, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। Which of the following statement is not about power of Supreme Court of India? पहला ऑप्शन देंगे, it has exclusive power to issue writ to protect the fundamental right of the people। क्या ये सही है? ये वर्ड जो एक्सक्लूसिव लिखा है
बस ये इस स्टेटमेंट को पूरी तरीके से गलत कर देता है। क्यों? क्योंकि जो जुरिडिक्शन है फंडामेंटल राइट की इन्फोर्स करने की, वो आपने इससे पहले क्वेश्चन में क्या देती थी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Consider the following statement. The parliament cannot enlarge the jurisdiction of Supreme Court of India as its jurisdiction is limited to the conferred by the Constitution. देखो, parliament cannot enlarge jurisdiction of Supreme Court. अभी आपने एक क्वेश्चन में क्या देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन को बढ़ाने की पावर किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास। तो यहाँ पर उसका पूरी तरीके से स्टेटमेंट में रिवर्स दिया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द ऑफिस एंड सर्वेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय कंसर्न चीफ जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव expenses charged from consolidated fund of India may be गलत है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Who has the right to transfer any case anywhere in the country? तो किसी भी केस को कहीं पे भी ट्रांसफर करने की पावर किसके पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास। किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। द सोर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, ये कहां से है, ये केशवानंद भारती केस से आया है या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से आया है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इट इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है। इसके जो डिसीजन है वो क्या होंगे, एविडेंस के तौर पर रिफर किए जा सकते हैं। All its decision have evidently valued and cannot be questioned in any court. इसके डिसीजन किसी दूसरी कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते हैं। जस्टिस वी आर कृष्णन अय्यर was चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Justice V. R. Krishnan Iyer is considered as one of the progenitor of PIL of Indian judicial सिस्टम। देखो, पहला जो है वो गलत है, होती थे, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन, ये सोचिए इसको, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट इन इंडिया इज नोन एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये आपने देख लिया, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। इसमें इसलिए छोड़ दिया बेटा क्योंकि यहाँ पर जो चीफ जस्टिस उस समय थे वो थे PN भगवती, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। Which one of the following judges of Supreme Court of India has not worked at Rajasthan High Court judge? ये राजस्थान TDS का क्वेश्चन है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे R3 प्रबंधी। Which one of the following is correct about Supreme Court recording its judgment? क्यों करेक्ट किया जाता है, it can change the judgment. Option A is correct. Supreme Court held its meeting in New Delhi, but it can meet elsewhere. देखो, अभी तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठता है, अगर उसको कहीं दूसरी जगह भी मीटिंग लेनी है तो उसको एक अप्रूवल लेना पड़ेगा, किससे, प्रेसिडेंट से, विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। टीडी से जजमेंट कैन बी चैलेंज इन, इसमें किया जा सकता है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में। Which of the following is appointed as fourth female judge of Supreme Court in 2010? कौन है, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा ने फोर्थ फीमेल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, किससे,
ये किससे आया था? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जुडिशियल interpretation. In which country the concept of PIL was originated? तो जो PIL का concept originate हुआ था वो हुआ था USA से, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसमें फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। द स्टेटस ऑफ वुमेन इंडियन सोसाइटी वाज ग्लोरिफाइड बाय द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन सितंबर 2003। द कोर्ट इज, इसमें होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वेयर व्हेन द PIL डिफाइंड, कहाँ PIL लगाई जा सकती है? बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी PIL फाइल की जा सकती है और हाई कोर्ट में भी PIL फाइल की जा सकती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन USA, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 100, अंडर विच लॉ इट इज प्रिस्क्राइब्ड दैट ऑल प्रोसीडिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज? इसमें बोला गया है आर्टिकल 348 में, इसमें 348 में ये कहा गया है जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी वो किसमें होंगी? इंग्लिश में। इन बीच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन केस क्या है? एक तोता है, पिंजरे में बंद एक तोता। किसमें बोला गया था? टोलगेट स्कैम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतने सारे 50 चीफ जस्टिस हो गए, उनके सबके ऑर्डर आप याद नहीं रख सकते, लेकिन एक बार फिर भी देख लीजिए। HN नंदम, TS ठाकुर, जस्टिस सिंह का है, जगदीश सिंह का है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा जो रहेगा वो है द गवर्नर, ठीक है। अब बहुत जल्दी ही इसको खत्म करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।